नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 में हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है, लेकिन इन 5 राज्यों में से 2 राज्यों में 7 तारीख को चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा की, 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने हैं और मिजोरम में जो 40 विधानसभा सीटें हैं वहां 7 नवंबर को मतदान होने हैं, यानी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है 5 राज्यों में जहां 2 फेज में चुनाव होने हैं और उन्हीं पहले फेज में 20 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2 खास इसमें ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत दांव पे होगी। एक तो रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो किस्मत आजमाएंगे और वोटर्स उनके किस्मत का फैसला करेंगे, और मोहम्मद अकबर जिसको लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत सारी बातें कही थी छत्तीसगढ़ में, वहां से वो चुनावी मैदान में है, उनकी किस्मत भी दांव पे लगी है। वोटर्स उनके भी किस्मत का फैसला कर देंगे। और मिजोरम की अगर बात की जाए तो 40 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन्हीं सब मुद्दे पर हम खास चर्चा करने जा रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पीयूष पंत। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश चौहान है रायपुर से वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश चौहान रायपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा विकास रॉय दिब्बारामा, ये मिजोरम से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिजोरम से। दिब्बारामा, मिजोरम में क्या स्थिति? 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं और 7 तारीख जो आज 6 हो गई है, 7 बिल्कुल नजदीक है। क्या कुछ नजर आ रहा है? कैसी हलचल है वहां? बिल्कुल नजदीक तो हो गया जी। देखिए, वहां पे तो 8 डिस्ट्रिक्ट है आइजोल में, सॉरी मिजोरम में 8 डिस्ट्रिक्ट है जी। उसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक तो है आइजोल, वहां पे सबसे ज्यादा सीट है, 14 सीट है। और है चंफाई। मैं क्यों आइजोल और चंफाई की बात कर रहा हूं, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वो मणिपुर का साथ सटा हुआ है। जी। सो ये 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के हो जाता है आपका 14 और 5 19। और एक डिस्ट्रिक्ट है लुंगले, वहां पे है 6, 19 6 25। ये 25 सीट वाला जो 3 डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत बड़ा मायना रखेंगे। क्यों? आप लोगों का पता है कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था वहां पे जेडपीएम सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर से निकल के आए जी। लोग को 8 सीट मिला था, कांग्रेस को 5 मिला था, बीजेपी को 1 मिला था और बाकी जो 26 है वो एमएनएफ को मिला था। लेकिन इस बार खास करके जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया तो बड़ा शहर तो वहां 2 है और बाकी तो छोटा छोटा शहर है। बड़ा शहर लुंगले और आइजोल, ये दोनों शहर में आपका जेडपीएम का बहुत दबदबा चल रहा है, ऊपर से जितना दिखाई दे रहा है। तो उसका अलावा आपका लुंगले चंफाई में भी उन लोगों का अच्छी खासा जन समर्थन दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जैसे अगर दूसरा टाइम में जैसे एक वो कर सकते थे, पहले से कह सकते थे कि ये होगा वो होगा, तो इस बरस नहीं लगता है कि कोई क्लियर बता सकें कि इस पार्टी आ रहा है सब कुछ। चलिए उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक दिलचस्प जानकारी भी बीच में देते चलें कि मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं, 40 में से 39 एसटी समुदाय के लिए रिजर्व है। 1 सीट सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है और एससी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। ये जानकारी हम अपने दर्शकों को देते चलें, फिर जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी मिजोरम में हैं उनके पास हम आएंगे। ओम प्रकाश चौहान, आपके पास आते हैं। रायपुर में आप बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में बस्तर का वो जिला इलाका कह लें, जिला नहीं इलाका कह लें, जहां 12 सीटें हैं और राजनांदगांव का इलाका है जहां
8 सीटें, यानी 20 सीटों पर चुनाव होने हैं। मोहम्मद अकबर जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको लेकर काफी हंगामा हुआ था अभी, उनकी किस्मत भी दांव पे लगी है। मतदाता उनकी भी किस्मत का फैसला कर देंगे, ईवीएम में कैद हो जाएगा। और जो रमन सिंह हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी भी किस्मत दांव पे लगी है। उनकी भी किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया जाएगा मतदाताओं की तरफ से। क्या कुछ नजर आ रहा है वहां पे, कैसी हलचल है? जो भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है। पहले हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, पहले हैं सॉरी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं, जो राजनांदगांव चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के बहुत करीबी कहे जाते हैं गिरीश देवांगन जी को मैदान में उतारा है। तो उसके लिए इस बार थोड़ा सा जो मामला जो है पहले जैसे नहीं रहा है, इस बार काफी टफ रहा है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के करीबी जो हैं गिरीश देवांगन जी, और वो वहाँ के भांजे भी होते हैं गिरीश देवांगन जी, राजनांदगांव। अच्छा, रमन सिंह के भांजे होते हैं ये? नहीं, राजनांदगांव से उनका वो मामा गांव है। अच्छा जी, वहां से रिश्ता है ऐसा। तो वो वहां से एक ऐसा अपना ये वो किए हैं कि भांजा का एक कार्ड खेला गया गिरीश देवांगन जी की तरफ से। तो ये एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं कहा जाए रमन सिंह जी को। दूसरा है सर कि आपका जो बस्तर से है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज जी हैं, तो वो अपना एक बार फिर से अपने पुरानी सीट पर ही अपना विधानसभा का चुनाव दमखम से लड़ रहे हैं। और उसमें जो है कांग्रेस तो वहां पर ऐसे काफी मजबूत है, 12 सीटें अभी कांग्रेस के पास है। तो अब देखना होगा कि उसमें क्या होता है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला सर यहाँ पर आपका कवर्धा में है। कवर्धा में सर एक तो यहाँ पर बेल्ट जो है मोहम्मद अकबर जी का कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उसमें विजय शर्मा करके युवा नेता जो हैं उनको बीजेपी ने उतारा है। और जिस तरह से विरोध किया गया है, तमाम तरीके से हिंदू मुस्लिम जो एंगल दिया गया था, उसके बावजूद मोहम्मद अकबर जी ने जो भीड़ जुटाई अपने नामांकन में, और अपने नामांकन के जो नामांकन रैली हुआ था उसमें लगभग 7 ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ में जो नामांकन रैली की भीड़ जुटाई गई थी, वो बहुत ऐतिहासिक था कहा जाए। तो वो कांटे की टक्कर है। अच्छा, चलिए फिर आएंगे आपके पास। पीयूष पंत, आपने मिजोरम से भी सुना, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्होंने बताई, जानकारी दी वहां की चीजों के बारे में। शुरुआती जानकारी कह सकते हैं, क्योंकि और भी डिस्कशन होना बाकी है। और जो ओम प्रकाश चौहान है उन्होंने भी रायपुर से यानी छत्तीसगढ़ से बताई चीजों को। आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? जबकि राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो केदारनाथ की यात्रा पर हैं, और वहां महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ में काफी हंगामा है। तो दूसरी तरफ मणिपुर का इंपैक्ट नजर आ रहा है मिजोरम में। पीयूष पंत, देखिए फैज जी, निश्चित रूप से देखिए ये चुनाव जैसे से पास आता है, और अब तो मतदान की तिथि कल आ चुकी है, और उसके पहले लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। और इधर हालिया कुछ सालों में हम ज्यादा देख रहे हैं कि जिस तरह के घोटालों को उजागर किया जाता है, या जो रेड होती है, जो एक रेड राज जो है, वो जो है उसकी एक शुरुआत हो चुकी है पिछले 5 साल में भयंकर रूप से। और यही हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, और देखिए जो महादेव ऐप है वो बहुत समय से वो गोरख धंधा कर रहा था अपना जो है लगातार। और ये खबरें मुझे लगता है 6, 7, 8 महीने पहले से आ रही थी उसमें। वो जब से जो है कि उसमें सेलिब्रिटीज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, तब से जो है कि वो थोड़ी सी उसमें जो है कि वो खबर में बना, और उसकी जांच वांच हुई उसमें इस तरह से। लेकिन ऐन चुनाव के समय जो है उसको लाया, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि इस पे जो पैसा जो है वो पूरा, और जो है इतना 1000 करोड़ रुपया जो है वो बघेल जी के पास गया है। तो अब इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो आम जनता तो उसको मानेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उसकी जांच तो होनी चाहिए। उसमें सिर्फ जो है बघेल किस आधार पे आपने कह दिया, क्योंकि उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। उसमें जो है कि यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि भाजपा के लोग जो है उनके पैट्रोनिस्ट के बिना जो है वो नहीं चल रहा था, वो भी उसमें। भूपेश बघेल ने ये मांग की है पीयूष पंत कि जो दुबई में बैठे हुए हैं इसके संचालक, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनका प्रत्यर्पण कराया जाए। ये भूपेश बघेल ने मांग की है। तो जाहिर सी बात है, इस मांग से ये क्यों ना माना जाए कि भूपेश बघेल इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पे हैं। देखिए भूपेश बघेल हमेशा से फ्रंट फुट पे रहे हैं, अगर आप देखिए एक बात, क्योंकि उन्होंने काम किया है वहां पे, और वो इस बार पूरे जो है दोबारा जो है प्रयासरत है कि दोबारा जो है कांग्रेस की वहां पे वापसी हो। और वो लगातार जो है कि वो एक नेता है कांग्रेस के, मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार फोरफ्रंट से बैटिंग करते हैं वो।
और वो लगातार मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर देते। उन्होंने कहा, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा, ये जो महादेव का इतना करोड़ का वो आया और मोदी जी ने कहा, उसके पहले उन्होंने कहा कि जो भर भर के जो वहां से हेलीकॉप्टर आए हैं और सीआरपीएफ के जो 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 गाड़ियां हैं उनमें सारे बक्से गए हैं और उसकी जांच भी नहीं होती, क्योंकि सीआरपीएफ की जो है चुनाव में ड्यूटी के नाम पे आते हैं, तो उस पे ये खबर है कि तमाम जो है कि पैसा आया है जो चुनाव में लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के, तो इसकी जांच करानी चाहिए। तो उन्होंने तो ये बात भी कह दी, उस पे जो है मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा जो है कि बघेल जी पे जो है। तो ये देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हम देखते लगातार चुनाव के दौरान बढ़ता चला जाता है। बहुत से ये घटनाएं होती हैं कि जिसमें कि पैसा का लेन देन तो होता है। सबसे बड़ी बात है देखिए फैज जी की इतने साल हो गए, हमारे 75 साल हो गए, अमृत काल भी हम मना रहे हैं उसका, लेकिन आज भी चुनाव में शराब और पैसे का जो दुरुपयोग होता है वो खत्म नहीं हुआ। हम अपने को बहुत बड़ा लोकतंत्र कहते हैं और बहुत बड़ी 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 बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा लोग वो मतदान करें, वही इतिशी मान लेते हैं कि हमारा लोकतंत्र सफल है। लेकिन कितना करप्शन है, मतदाता के वोट खरीदे जाते हैं। ये लगातार आज से नहीं, मुझे याद है मैं बचपन में था तब से चल रहा था, तब थोड़े कम लेवल पे था, ये बहुत कम लेवल पे था, आज तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया और ये चल रहा है, इसमें कोई रोक नहीं है, कोई पार्टी नहीं करती। यहाँ तक कि आप देखिए परिषद के चुनाव में भी जो है इस तरह की चीजें होने लगी है, पैसा और जो है कि शराब जो है उसको लेके वोट खरीदे जा रहे हैं। तो ये स्थिति है हमारे लोकतंत्र की। तो ये तो देखिए इस तरह के आरोप, क्यों ना ये माना जाए कि जहां धुआं है वहां आग भी है, इसका मतलब निश्चित रूप से देखिए ये मुहावरा तभी बना है, देखिए बिना आग के धुआं हो ही नहीं सकता। अगर आप जरा सी भी आग होगी तो वो धुआं, और ठंडी जब होने लगेगी तो धुआं छोड़ती है। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर धुआं आ रहा है इसके मतलब जो है कांड किया जा चुका है, हो चुका है, तब ये धुआं निकल रहा है, इसके मतलब ये बात सही हो सकती है कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। न सिर्फ ये नहीं कि आप आरोप प्रत्यारोप लगाएं, आप अपने जो है ओपोनेंट को जो है कि आप तरफ लगा दे कि उसने कर लिया है, और आप उसमें जांच कराइए और निष्पक्ष जांच कराइए। ये नहीं कि आप बदनाम करने की नीयत से जो है आप जो है कि अपनी बात कह दें या ईडी और सीबीआई को भेज दें, बाद में कुछ पुख्ता निकले ना। तो इससे क्या होता है कि देखिए फैज जी, एक तो सरकार जो सत्ता में है उसकी बदनामी होती है, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होते हैं। दूसरा ये होता है कि सबसे बड़ा डैमेजिंग होता है वो जांच एजेंसियां, जो रेड, अगर वो सरकार के कहने पे रेड करती है और कुछ नहीं मिलता है, कुछ हासिल नहीं होता है, उनका इस्तेमाल हो गया, वो बदनाम हो गई। इसीलिए हम देख रहे हैं लगातार जो है सीआईडी और सीआईडी नहीं, ईडी और जो है सीबीआई को लेके जो है तमाम तरह की बातें कही जाने लगी हैं। वरना आप ऐसा कहने की हिम्मत किसी की होती नहीं थी कि ये तोता है या पिंजड़े में बंद जो है तोता है, या उसकी आत्मा जो है तोते की आत्मा में। चलिए, ये तोते वाली बात तो यूपीए के जमाने में हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। हम आपके पास फिर दोबारा आएंगे, लेकिन हम फिर मिजोरम चलते हैं। विकास जी, मिजोरम में जो चुनाव हो रहे हैं तो ये ट्रायंगुलर है क्या? चूंकि एमएनएफ वहां सत्ता में है, जैसा कि आप बता भी रहे थे, और आपने जिक्र किया था जेडपीएम का, जिक्र किया था आपने। जेडपीएम मतलब मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट, इसका भी अलग इंपैक्ट है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीट्स पे अपने उम्मीदवारों को उतारा था, और इस बार सिर्फ 23 यानी 23 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। तो एक तरफ कांग्रेस है, एमएनएफ है, जेडपीएम है, जेडएनपी है, और दूसरी तरफ भाजपा। तो क्या यह माना जाए कि भाजपा ने पहले ही अपनी शिकस्त, अपनी हार को कबूल कर ली है? देखिए यहाँ पे और एक चीज देखना है बारीकी से, वो है मिजोरम में जो भाजपा और कांग्रेस, उन लोगों का ज्यादा से ज्यादा सीट जहां पे मिले हैं वो साउदर्न पार्ट में मिले हैं जी। भाजपा का सीट जहां से आया वो भी साउदर्न पार्ट का है, और कांग्रेस का जो 5 सीट आया उसमें से 2 आया है साउथ से और 3 सीट आया नॉर्दर्न पार्ट से। तो ये भी एक सोचने का बात है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि आइजोल, लुंगले और चम्फाई, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में इस बार जेपीएम का थोड़ा ज्यादा दबदबा दिखा रहा है, और सारे डिस्ट्रिक्ट में भी है, लेकिन खास करके ये 3 डिस्ट्रिक्ट में जेपीएम का वो ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा। लेकिन हम बीच में रोकना चाहेंगे।
आपको बीच में रोकना चाहेंगे। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी स्टेट प्रेसिडेंट, उनका ये कहना है, उनसे जब ये सवाल किया किसी पत्रकार ने कि चुनाव में अगर नतीजे आने के बाद आपको कामयाबी नहीं मिली, आप सिमट गए या कुछ सीटों पर जीत कर रह गए, तो फिर क्या करेंगे। उनका बड़ा दिलचस्प जवाब था। उन्होंने कहा कि जो बड़ी पार्टी होगी उसके साथ हम शामिल हो जाएंगे, यानी एमएनएफ का भी जिक्र किया उन्होंने और जेडपीएम का भी जिक्र किया उन्होंने। ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखा रहा है वहां मिजोरम में? ये तो एक ही चीज दिखाता है कि जैसे भी हो सत्ता में रहे, इसका अलावा तो कुछ नहीं जी। तो एमएनएफ तो पहले ही एमएनएफ ने मना कर दिया, एनडीए में रहते हुए भी एमएनएफ ने मना किया कि हम यहां तक कि मंच साझा करने को तैयार नहीं थी एमएनएफ पार्टी। और साथ में एक और सवाल मैं जोड़ता चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा होना था, उनकी चुनावी सभाओं को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को संबोधित किया है, यानी एड्रेस किया है। इसके भी कुछ मायने निकाले जा रहे हैं क्या वहां? नहीं, देखिए वहां पे तो खुद तो नहीं जा सका, तो क्या इम्पैक्ट क्या आएगा? वो वीडियो संदेश भेजने से क्या इम्पैक्ट आएगा? वहां पे इस बरस ज्यादा से ज्यादा जो, ये तो सिर्फ ट्रायंगुलर भी नहीं होगा, ये बाइपोलर हो रहा है। बाइपोलर में कौन दो पार्टियां हैं आपकी निगाह में? एमएनएफ है जी, जेडपीएम और एमएनएफ है, और कोई सीट में कांग्रेस का वो है जी। कांग्रेस कुछ सीट में है। हो सकता है कि पिछले बरस हम लोगों को 5 सीट मिला, इस बरस और भी बढ़ सकता है। अच्छा, कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती है। लेकिन जब राहुल गांधी वहां गए थे और उन्होंने स्कूटी से यात्रा किया था, लोगों का हुजूम हो गया था, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो वहां नाराजगी का भी इजहार किया गया था। क्या उसका असर है जो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने या प्रदेश कांग्रेस ने, स्टेट कांग्रेस ने माफी मांग ली इसको लेकर के। हाँ, उसका भी थोड़ा असर पड़ सकता है, थोड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 18 में 5 मिला था, ये कुछ बढ़ सकता है जी। तो वो ट्रायंगुलर जो होने के लिए जो चीज जरूरत है वो तो नहीं हुआ, बाइपोलर ही होगा। बाइपोलर ही होगा। अच्छा, इंतजामात कैसे हैं वहां? चूंकि सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखने की कोशिश की जाए, चूंकि एमपी, माफ कीजिएगा, मणिपुर से बिल्कुल सटा राज्य है और बांग्लादेश से भी सटा राज्य है, म्यांमार से भी सटा राज्य है। म्यांमार से बड़ी संख्या में वहां लोग आकर के रह भी रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो सुरक्षा का कैसे इंतजाम है? नहीं, देखिए वहां पे तो जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज तो ऐसे तो जियोग्राफिकली बड़ा है, लेकिन आपका वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वो है पॉपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो पॉपुलेशन है, वोटर्स का जो नंबर है वो तो ज्यादा नहीं है, तो इसलिए वो एक चीज है। और दूसरा एक चीज है कि मिजोरम का सिविल सोसाइटी ये दूसरा तरह का सिविल सोसाइटी है, बहुत रहन सहन अच्छा है उन लोगों का जी। तो ऐसा चीज है कि वहां पे आपका वो पार्टी का जो पार्टी ऑफिस है, उन लोगों का जो इलेक्शन को चलाने के लिए जो पार्टी ऑफिस बना हुआ है, उसका अलावा दूसरा कहीं भी आपको कोई पार्टी फ्लैग भी नहीं दिखाएगा। चलिए चलते हैं चौहान जी के पास। चौहान जी, बस्तर का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले आपने, वहां 12 सीटें हैं, 12 सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। लेकिन जो खबर है हमारे पास, शायद आप उसको कंफर्म करेंगे कि नक्सलियों ने ये अपील की है लोगों से, आह्वान किया है, कह लें जो भी कह लें, या धमकाया हो जो भी कह लें, कि वो वोटिंग में शामिल ना हो। तो बस्तर तो काफी प्रभावित इलाका है नक्सलियों से, तो क्या इसका भी आम लोगों पर कुछ असर दिखाई दे रहा है वहां? और अगर राजनांदगांव की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि रमन सिंह वहां चुनावी मैदान में है, तो 8 सीटें उस क्षेत्र में आ रही हैं। तो रमन सिंह के प्रदर्शन के हिसाब से उन 8 सीटों पर कितना असर पड़ेगा? चूंकि अगर बहुत अच्छा करते हैं तो असर अच्छा हो सकता है बीजेपी की निगाह से, और अगर खराब प्रदर्शन होता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी की निगाह से बीजेपी पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। जी जी देखिए सर, बस्तर की बात करें तो हर साल नक्सलियों के द्वारा चुनाव का बहिष्कार कराया जाता है, लोगों को चेतावनी दी जाती है, वो लोग अपना
बैनर टांगते हैं कि चुनाव में भाग ना लेकर के, लेकिन उसके बावजूद बस्तर में मतदान काफी अच्छे तरीके से होता है और शांतिपूर्ण तरीके से होता है। लेकिन छिटपुट घटनाएं जो हैं नक्सलियों के द्वारा हर बार की जाती है। इस बार भी अभी नक्सलियों ने 2 दिन पहले ही एक भाजपा नेता की सभा में हत्या कर दी। तो ऐसे एक और प्रकरण हुआ है यहाँ गरियाबंद जिले में, तो 2 भाजपा नेताओं की हत्या कर दी गई है इस बीच में। तो ये एक डराने वाले वो कहा जाए वारदात को अंजाम दिए नक्सलियों ने लोगों को डराने के जी। लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बस्तर के मतदाता जो है पूरी कहा जाए लोकतंत्र के महापर्व में अपना भाग लेते हैं और अपना जनप्रतिनिधि चुनाव करते हैं। जिस तरीके से राजनांदगांव की बात की है सर, तो राजनांदगांव के लिए मैं अभी ईडी का जिक्र हुआ था, पंत जी ने बताया था, जी। तो मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा सर कि भूपेश बघेल ने ठीक पहले आचार संहिता लगने से पहले एक बयान दिया था कि जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे ईडी और आईटी का खेल बढ़ता जाएगा। तो अब केंद्र सरकार पर उन्होंने आरोप भी लगाया था। तो उनके कहे अनुसार ठीक ईडी का जो है कार्रवाइयाँ एकदम तेज होती गई है। और एक बात और बता दूं कि ईडी ने अभी जिस कार्यकर्ता के घर से जिस आरोपी के घर से कहा जाए 5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, वो भाजपा का करीबी निकला है, भाजपा कार्यकर्ता निकला है। ऐसा आरोप अभी कहा जाए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस जी। वार्ता लेकर के लगाया है, फोटोग्राफ्स भी जारी किए हैं। भाजपा नेताओं जिस आरोपी का ईडी ने गिरफ्तार किया है उसके साथ में भाजपा के जो बड़े नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, उनके साथ उनका फोटोग्राफ्स और उनका कार्यकर्ता होने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। तो ये एक कहा जाए ईडी के साथ में लगातार आरोप जो लगा रही है, तो ये बोलना चाहिए। एक और चीज बताना चाहूंगा सर कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा जाए अभी तक 74 प्रकरण महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ में दर्ज किए हैं और उसमें लगभग 400 लोगों से 450 लोगों से ज्यादा लोग गिरफ्तार किया गया है। और उसके साथ साथ लगभग 200 के आसपास लैपटॉप्स हैं, मोबाइल हैं, करोड़ों रुपया फ्रीज किए गए हैं और नकदी भी केस जब्त किया गया है। तो सरकार लगातार महादेव ऐप पर कार्रवाई करती रही है। और दूसरी तरफ सर कहा जाए आज ही सीएम साहब ने कहा है कि लुक आउट नोटिस भी यहाँ से जारी किया गया है। तो भूपेश बघेल जी ने ये भी कहा है कि लुक आउट नोटिस जो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि महादेव जो सट्टा ऐप है उसको बंद किया जाएगा करके आज ही आया है केंद्र सरकार की तरफ से। अच्छा, महादेव सट्टा ऐप पर बैन लगा दिया गया है। वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मेरे पास वक्त की कमी है। इसी में संक्षेप में जवाब चाहूंगा। एक तरफ चुनावी सभाओं को नेतागण की तरफ से संबोधित किया जाना लगातार जारी है, भले ही फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया हो या हो जाएगा, और सेकंड फेज में जो 70 सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर के ये प्रक्रिया जारी रहेगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो केदारनाथ यात्रा पर हैं। तो क्या इसकी भी कोई चर्चाएं वहां हो रही हैं? एक और दूसरे सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, खास करके बस्तर इलाके में? दोनों को संक्षेप में जरा बता दें। भी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई जो अभिकर्ता है, जो अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी है, उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से अति संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है और इस बार भी ऐसी ही व्यवस्था रखी गई है। और तमाम तरह की जो टुकड़ियां हैं सीआरपीएफ की और बटालियंस हैं वो सब पहुंच चुकी है सर। दूसरी चीज सर, मैं राजनांदगांव के बारे में एक जिक्र करना चाहूंगा, आप इससे पहले पूछे तो चूक गया था। राजनांदगांव को कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद का मुद्दा वहां पर परिवारवाद के नजरिए से घेरा है भाजपा को। जैसे वहां कांग्रेस पार्टी का आरोप है भाजपा घेरती रही है परिवारवाद के नजरिए से, परिवारवाद का इल्जाम लगा कांग्रेस को, इस बार कांग्रेस ने घेर लिया है, ये कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस ने घेरा है रमन सिंह को। हाँ जी जी जी, कांग्रेस ने आरोप है कांग्रेस का कि भाजपा ने डॉक्टर रमन सिंह की भांजा है, वो खैरागढ़ से लड़ रहे हैं विक्रम सिंह करके, और पंडरिया से लड़ रही है भावना बोहरा करके, तो उसकी भांजी बताया है। कांग्रेस ने ये बड़ा आरोप परिवारवाद पर बढ़ावा देने का भाजपा पर लगाया है और ये परिवारवाद को नकार करके कांग्रेस को जिताने का ये लोग आह्वान किए है। कहा जाए कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद पर अच्छा, इस सवाल का भी थोड़ा जवाब दे दें, वक्त बिल्कुल कम है, कि केदारनाथ यात्रा पर राहुल गांधी, क्या इस तरह की भी चर्चा वहां हो रही है लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में? गांधी ने अभी सर केदारनाथ की यात्रा के संबंध में तो जिक्र तो उतनी नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो दौरा है, जो सभाएं ली है और जो कहा जाए ट्रेन से जो यात्राएं की है, और अभी हाल ही में खेत में जाकर के मजदूरों के साथ बात किए हैं, काम किए हैं, तो इसका एक व्यापक असर पड़ा है
और उनको अपने बीच पा करके कहा जाए जी राहुल गांधी ने जैसे ही मजदूरों के साथ बात की है और अगले ही दिन सभा में जो 7,000 की राशि दी जाती थी मजदूरों को वो 10,000 कर दिया गया है। तो निश्चित ही इससे खेतीहर मजदूर को बड़ा फायदा होगा और इसका एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जी चलिए, किसान पे जो लोन है उसकी माफ़ी की भी घोषणा की गई है ना, पिछली बार भी यही घोषणा की गई थी। पीयूष पंत, आपने दोनों तरफ से सुना, मिजोरम से जो खबरें आई उसके बारे में भी आपने सुना और छत्तीसगढ़ से जो खबरें आई उसके बारे में भी आपने सुना। कंक्लूजन क्या होगा आपका इसमें? लेकिन मैं एक सवाल भी जोड़ता चलूं कि जैसा कि अभी हमने पूछा भी था कि राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा पर 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, 2015 में भी केदारनाथ गए थे और पिछले 8 साल में लगभग तकरीबन 8 से 8.5 साल, 9 साल भी मान सकते हैं, पीएम मोदी 6 बार केदारनाथ यात्रा पर जा चुके हैं। तो ये चुनाव के मौके पर इस तरह की यात्राओं का कुछ खास असर होता है चुनावी राज्यों में, या अगर लोकसभा के चुनाव हो उस मौके पर भी क्या इस तरह की चर्चाएं लोगों में हो जाती है, उसका फायदा पार्टियों को मिलता है? या फिर ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है? चूंकि राहुल गांधी ने ही इसकी शुरुआत करी थी 2021 में, आपको याद होगा जयपुर में एक सभा में उन्होंने कहा था हिंदू बनाम हिंदुत्व। जरा इसे आप बताएं। देखिए फैज जी, मुझे नहीं लगता कि नेताओं के मंदिर जाने से कोई जो है कि आम मतदाता जो है उसके लिए बहुत महत्व की बात होती है। हाँ, नेताओं के अंदर एक जो डर छिपा होता है कहीं न कहीं जो है, वो देखिए धर्म जो है धर्म आपको जो डर की आशंका से जो आशंका पैदा होती है आपको, उससे बचाने का, उसमें मरहम लगाने का काम करता है। इससे लोग मंदिर जाते हैं। तो इसीलिए एग्जाम के टाइम में आपने देखा हम और आप लोग बहुत जाते थे कि चलो यार अच्छा पेपर हो जाए, ये एक आशंका रहती है कि खराब ना हो जाए। तो ये इसलिए हर नेता, इधर के कुछ सालों में ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि चुनाव के पहले और क्योंकि तो प्रधानमंत्री स्वयं जाने लगे हैं, वो जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री या तो फिर चर्च भी जाएं वो, या फिर मस्जिद भी जाएं, वो भी हर धार्मिक स्थल जाएं, तब तो बात समझ में आती है, आप एक मैसेज दे रहे हैं सेक्युलर देश का। लेकिन वो जाते हैं मंदिरों की यात्रा करते हैं। तो अब मजबूरी पैदा हो गई है दूसरे नेताओं के लिए। उनको लगता है यार कहीं मतदाता नाराज ना हो जाए और हम हार न जा रहे, भगवान जिताएगा तो एक ही को ना। अब हर आदमी जा रहा है, ये समझने की बात है कि जो ईश्वर है वो किसको किसको जिताएगा, सबको तो नहीं। फिर आप हार गए तो कहोगे साहब ईश्वर ने जिताया नहीं हमें। तो मुझे लगता है ये सब एक मन की कहीं आशंका है, डर है, चाहते हैं कि शायद हम सब मिलता रहे, ऊपर वाले की कृपा मिलती रहे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। खासकर जो है कि इलेक्शन कमीशन को इस पे स्ट्रिक्टली रोक लगनी चाहिए। जबकि कैंपेनिंग हो रही है, डेट डिक्लेयर हो गई है, तो ये सब बिल्कुल बैन होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो विपक्ष नेता राहुल गांधी हो, कोई भी हो। लेकिन राहुल गांधी देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व लगातार, जनेऊ आपको याद होगा बड़ा हास्यास्पद था कि जब उन्होंने ऊपर से जनेऊ पहन ली थी। अरे क्या जरूरत है आपको, आप हिंदू है सब, हम सब हिंदू है। लेकिन जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जैसा कि अभी क्या नाम है ओम प्रकाश जी ने बताया, उनके लिए कांग्रेस के लिए जो काम आएगा वो राहुल गांधी का जो लोगों के बीच में जाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको राहुल गांधी को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जो कैंपेनिंग लगातार उन्होंने की है, पहले आपको याद होगा वो दिल्ली बैठे रहते थे, वो गुजरात से उन्होंने शुरू किया था और अब वो कैंपेनिंग ज्यादा करने लगे। मुझे लगता है थकान को दूर करने के लिए ईश्वर के धाम में जाने से अच्छा कोई नहीं है। आपको एक मानसिक शांति मिलती है। मुझे लगता है कि उस लिहाज से ठीक है, लेकिन चुनाव के दौरान इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि आप गलत मैसेज दे रहे हैं कि आप जो है कि ये धर्म का इतना प्रभाव आप न दिखाइए। आप रोजी रोटी, लेकिन इत्तेफाक है कि यही मैसेज दिया भी जा रहा है जिसके बारे में आप कह रहे थे पीयूष पंत, एक लाइन में, बस एक लाइन में। जी हाँ, बिल्कुल यही देखिए त्रासदी है। मैं कहूँ, मैं तो त्रासदी मानता हूँ इसको देखिए। और ये राजनीतिक जो संस्कृति है, जो राजनीतिक नैतिकता है, चुनावी जो नैतिकता है, उसको जो है कहीं न कहीं खोखला करता है। ये जो मंदिरों का विजिट है, इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी समय आप जाइए, निजी जीवन में आप कई बार जाइए, लेकिन धर्म के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश नहीं कीजिए। लेकिन मेरा फिर भी फैज जी ये मानना है कि आम मतदाता इससे ज्यादा प्रभावित होता नहीं है। हाँ, उसको लगता है कि भाई ये भी धार्मिक है, ठीक है, लेकिन वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। डिसाइडिंग फैक्टर होता है आप रोजगार क्या दे रहे हैं, आपकी नीतियां क्या है, आप कितना महंगाई कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप देश के हालात कैसे संभाल रहे हैं, आप तमाम संस्थाओं को संभाल रहे हैं कि नहीं। वो जो आपका गवर्नेंस है,
गवर्नेंस मैटर करता है, न कि आपका जो है मंदिर मंदिर जाना। जी, वही मायने रखता है। चलिए, चूंकि अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन अपने दर्शकों को हमने बताया कि मिजोरम में किस तरह की तैयारी है और मिजोरम में किस तरह का चुनावी संघर्ष है। जो मिजोरम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े, उन्होंने साफ कहा कि बाइपोलर है, यहाँ एमएनएफ और जेडपीएम के बीच मुकाबला है। छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते ही हैं कि वहाँ कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है, और बस्तर जो नक्सलवाद से प्रभावित इलाका है, वहाँ 12 सीट्स पे चुनाव होने हैं। उसके बारे में भी ओम प्रकाश चौहान ने तफसील से जानकारी दी और बहुत सारी बातों को बताया। और पीयूष पंत ने दिलचस्प बात यह कही कि ये जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है चुनावी नतीजों पर, और जनता को तो रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता ज़्यादा फोकस करती है खुद को वोट देते वक्त। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए और विस्तार से तमाम चीज़ों को समझाने के लिए। तो 7 तारीख नज़दीक है, चुनाव हो रहे हैं फर्स्ट फेज में छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पे, और उसके बाद 70 सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। उस पर हमारी चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। और भी दूसरे राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। मिजोरम का चुनाव समाप्त हो जाएगा 7 तारीख को। 40 विधानसभा सीटें हैं, जिसके बारे में हमने बताया। एक दिलचस्प जानकारी दी कि यहाँ 39 सीटें रिजर्व हैं एसटी समुदाय के लिए, एससी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, और 1 सीट सामान्य वर्ग के लिए है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 10 लाख के आसपास की आबादी है मिजोरम में, और यहाँ आदिवासी समुदाय की संख्या सर्वाधिक है, और इसमें ईसाई समुदाय की जो संख्या है, जो आबादी है उनकी, वो 90% से ज्यादा है। मणिपुर से सटा राज्य है, इसका असर वहां साफ तौर पर दिख रहा है। और हमने आपको बीच में ये बता ही दिया था कि पिछली बार 2018 में भाजपा ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था, 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। इस बार 23 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां चुनावी सभा को संबोधित करने नहीं गए। हाँ, वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने लोगों को संबोधित जरूर किया। तो हमारी निगाह लगातार बनी हुई है चुनावी राज्यों पर। मिजोरम के बाद और जो दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं, उस पर हम चर्चाएं लगातार चुनाव 24 में जारी रखेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप जरूर कमेंट करें। हमारे न्यूज चैनल TV6 न्यूज नेटवर्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।